Myself Payal Nakade from Siddhivinayak Institute, Gondia. Today we discuss about the topic माइटोसिस. माइटोसिस देखने से पहले दोस्तों हम देखेंगे इंटरफेज, मतलब जो सेल साइकिल देखेंगे हम. सबसे पहले सेल साइकिल के हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक एम फेज एंड इंटरफेज. एम फेज दोस्तों, एम फेज इज़ 5% होती है अपने पूरे सेल साइकिल में से, और जो इंटरफेज रहती है वो अपने सेल साइकिल में से 95% रहती है. हमने देखा था कि जो अपनी जो माइटोसिस फेज रहती है, न्यूक्लियर डिवीज़न करती है, वो कार्योकाइनेसिस फेज रहती है, हमने पहले भी पढ़ा था जो. और उसके बाद साइटोकाइनेसिस रहती है. जो साइटोकाइनेसिस रहती है इज़ नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, और वो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न करती है. उसके बाद हमारी आती है इंटरफेज, जो 95% अपने सेल साइकिल में पूरा करती है, और जो माइटोसिस रहती है वो ओनली 5% करती है अपने सेल साइकिल में, टोटली इन्वॉल्व रहती है. और ये जो इंटरफेज रहती है वो सबसे लेंदी प्रोसेस रहती है अपने पूरे सेल साइकिल में की. तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो G1 फेज़ होती है, इसके जो हमने इंटरफेज पढ़ा था उसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं. G1 फेज़, S फेज़, ये S फेज़ है, और ये G2 फेज़ है. तो G1 फेज़ में हमने देखा था कि सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. G1 फेज़ में सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. हम उतना डिटेल इसमें नहीं देखेंगे, और वो फिर ट्रांसफ़र करने लगती है S फेज़ में. एस फेज़ में क्या होता है दोस्तों, एस फेज़ में आके वो सेल ने क्या डीएनए रिप्लिकेशन करने लगती है. डीएनए रिप्लिकेशन करती है, बट जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है, बट जो डीएनए नंबर रहता है वो यहाँ पे 2C रहता है. वो 2C से G2 फेज़ में जाने के बाद वो 4C में इंक्रीज होता है. वो होता है डीएनए नंबर, ये है डीएनए नंबर. बट जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है ये 2N से यहाँ 2N ही रहता है, और ये है क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारे पूरे सेल साइकिल में क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट रहता है, एक क्रोमैटिड प्रेजेंट रहती है. और सेल साइकिल में हमने देखा था कि एक क्रोमैटिड रहती है, बट उसके क्रोमोसोम स्प्लिट होने के बाद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होती है और क्रोमोसोम नंबर फॉर्म होता है. तो इसके बाद हमने डीएनए एस फेज़ में देखा कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है. डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और साथ ही साथ इसमें डीएनए रिप्लिकेशन के साथ ही साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी होता है. साथ में ये सेल ग्रोथ कंटिन्यूस चलती है G2 फेज़ में. बट ये सेल जब माइटोसिस में आती है तब सेल ग्रोथ थम जाती है, सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो माइटोसिस डिवीज़न में सेल ग्रोथ नहीं होती. इसी प्रकार जब सेल डिवीज़न होने से पहले, माइटोसिस से एंटर करने से पहले, अगर कोई सेल डिवीज़न नहीं कर रही हो तो वो G0 फेज़ में जाती है. उसे क्विसेंट स्टेज भी कहा जाता है. वो G0 फेज़ में जाके अपनी सेल डिवीज़न नहीं कर पाती, इसलिए वो G0 फेज़ में जाती है. उसे हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं. इसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं हम. G0 स्टेज में, ये क्विसेंट स्टेज में जाती है, लेकिन ये स्टेज स्टॉप होके भी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, और ये पूरे सेल साइकिल में हिस्सा बन जाती है. तो हमारा ये हो गया पूरा पार्ट सेल साइकिल का. अभी हम ये पूरा पार्ट हम होगा सेल साइकिल का. तो दोस्तों अभी हम देखेंगे सेल साइकिल में का माइटोसिस. Mitosis is nothing but the M phase. Mitosis are divided into 4 phases. First is prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो प्रोफेज में हम माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले माइटोसिस के बारे में कुछ जानते हैं. माइटोसिस ये कार्योकाइनेसिस प्रोसेस होती है, मतलब ये न्यूक्लियर डिवीज़न करती है, और ये सिर्फ सोमैटिक सेल में पाई जाती है. मतलब ये सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस डिवीज़न सिर्फ दिखती है, ये गैमेट सेल में नहीं रहती. और हम अभी स्टार्ट करेंगे प्रोफेज. सबसे पहले प्रोफेज में हम देखेंगे अर्लियर प्रोफेज. प्रोफेज में देखेंगे अर्लियर प्रोफेज. इस प्रोफेज में होता है क्रोमोसोम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, और एक न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं. एक उसमें ऑर्गेनल्स भी अपीयर होना स्टार्ट होते हैं. ये न्यूक्लियोलस है,
और ये सेंट्रोजोम्स है। सेंट्रोजोम्स मतलब सेंट्रोजोम्स ये होते हैं जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं और उसी सेंट्रियोल में से फिर स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं और ये जाते हैं फिर लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम देखे थे हमने वो अपोजिट पोल्स में जाके स्प्लिट होते हैं। वो सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल में जाते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट होता है। स्पिंडल फाइबर्स आर अराइजेस इन लेट प्रोफेज। और जो हमारी क्रोमोजोम्स रहते हैं, जो क्रोमोजोम्स रहते हैं ये यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। ये कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और इनकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप रहती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। और जो ये हमारा न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट था वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। और जो हमने स्पिंडल फाइबर्स तो राइज कर लिए हैं, अभी जो हमारे ऑर्गेनल्स भी बाकी के प्रेजेंट थे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पैक्यूल वगैरह, वो सब डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं। बाद में हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में दोस्तों जो हमने क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में थे वो एक इक्वेटोरियल प्लेट में आते हैं और मिडल प्लेट में आते हैं और क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में आते हैं। और जो सेंट्रोजोम रहते हैं वो अपोजिट पोल में जाते हैं और जो अपना क्रोमोसोम रहता है इसको एनाफेज में स्प्लिट होने के लिए फोर्स लगता है। इसके लिए हमारे जो सेंट्रोमियर रहता है क्रोमोसोम का, उस सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है। काइनेटोकोर नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो हमें फोर्सिफुली क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है जो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसको सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो मेटाफेज इज नथिंग बट द इक्वेटोरियल प्लेट डिवीज़न, मतलब ये सेपरेट करने से पहले ये इक्वेटोरियल प्लेट में आती है और स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होती है जो अपोजिट पोल में गए थे सेंट्रोजोम, उस सेंट्रोजोम के जो सेंट्रियोल रहता है वहाँ जाके ये अटैच होते हैं। वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमियर रहता है जो क्रोमोसोम का, उस सेंट्रोमियर के जो काइनेटोकोर को अटैच होते हैं। अब हम एनाफेज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा मेटाफेज था, मेटाफेज जो था वो मॉर्फोलॉजी में हमें हेल्प करता है। मॉर्फोलॉजिक डिवीज़न में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमें मेटाफेज। बाद में हम देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में हमने देखा कि एनाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट में जो क्रोमोसोम आ गए थे वो फोर्सफुली काइनेटोकोर की वजह से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। वो सेपरेट्स होते हैं और जो सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमोसोम का, वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और वो अपोजिट पोल में जाके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करता है और 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और नीचे 4 इक्वली स्प्लिट होते हैं और ये क्रोमोसोम्स दिखना अपीयर होते हैं। पर ये क्रोमोसोम पहले 2 सिस्टर क्रोमेटिड से अभी ये सिंगल क्रोमेटिड बन के अपोजिट पोल में जाके अटैच होती है। ये सेंट्रियोल को जाके अटैच होती है और इसी सेंट्रियोल से फिर एस्टर रेज प्रोवाइड होते हैं। इससे एस्टर रेज निकलते हैं। फिर एस्टर रेज प्रोवाइड होते हैं और यही एनाफेज में ये सेपरेट होते हैं सिर्फ। फिर हमने देखा कि जो ये सेपरेट हुए क्रोमोसोम्स हैं वो टेलोफेज में आके ये फिर से डीकंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। ये पहले अपने जो अपोजिट पोल्स में थे वहाँ से हटके इनके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं और ये पूरे के पूरे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। ये इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होती है और ये डीकंडेंस फॉर्म में आते हैं। ये डीकंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और जो अपनी न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो रीअपियर हुई थी, यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट होती है। और जो अपने ऑर्गन्स थे, मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो न्यूक्लियोलस वगैरह था, वो
और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब ने क्या डिसअपियर हुए थे, वो रीअपियर होना स्टार्ट होते हैं टेलोफेज में। टेलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इसमें और क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो कंडेंस होता है और इक्वली स्प्लिटिंग होना, फिर से ये सेल साइकिल ऐसे ही चलती जाती है। इसके बाद हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, बट मैं इस लेक्चर में आपको साइटोकाइनेसिस नहीं बताने वाली हूँ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में ये कंडेंस फॉर्म में होता है, बट ये डिवीज़न इनकी अलग अलग होती है। हम इस लेक्चर में यहाँ तक ही देखेंगे, बट जो देखे थे हमने टेलोफेज तक, कि टेलोफेज तक जो क्रोमोसोम नंबर होती है वो क्रोमोसोम नंबर क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने G2 फेज में देखा था कि जो सेल ग्रोथ है हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, बट G2 फेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 2n की 2n ही रहती है, बट जो DNA नंबर रहता है हमारा 2C से 4C बढ़ता है। 2C से 4C बढ़ने के लिए उसको क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए नहीं तो हमारी एक ही सिस्टर क्रोमेटिड रहती, बट वो 2 क्रोमोसोम एक पूरा क्रोमोसोम बन चुका है, इसलिए हमारी जो स्प्लिटिंग भी होती है वो इक्वल होती है और सेम दिखती है। यहाँ तक कि दोस्तों हम इस लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।